नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं चंद्रकांत शुक्ला, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, देश में एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुजरात लॉबी है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अब उनके बीच भी खटपट होने लगी है, जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। अब बीजेपी में कुछ वैसा होने जा रहा है। बदलाव बड़े होने वाले हैं और बदलाव की तरफ पिछले कई दिनों से इशारे हो रहे थे। अब वो बातें खुलकर सामने आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि नागपुर में एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में तमाम नेता थे, संघ के बड़े चेहरे थे और यह मंथन हुआ कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। और पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक मत नहीं थे, उनकी राय एक नहीं थी, एक दूसरे से जुदा राय थी, दो अलग अलग नामों पर। अब दावा यह भी है, सूत्रों के हवाले से खबर जो है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये दावे कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संजय जोशी के नाम पर सहमत नहीं है कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए, और अमित शाह वसुंधरा राजे के नाम पर सहमत नहीं है। यानी पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जो जोड़ी है, ये जो जोड़ी पिछले 10 सालों से इस देश को चला रही है, 10 सालों से सत्ता पर है, उसमें असहमतियां होने लगी हैं, उसमें दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। अब क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह में दूरियां इतनी आ गई हैं कि अमित शाह अब नरेंद्र मोदी की किसी बात से सहमत नहीं है? और क्या अमित शाह ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जगह 2029 से पहले ही, वो समय पूरा होने से पहले ही रिप्लेस कर दिया जाए नरेंद्र मोदी को, और रिप्लेसमेंट का जो चेहरा हो, वो चेहरा कोई और नहीं, अमित शाह का होना चाहिए। यानी अमित शाह चाहते हैं ना नितिन गडकरी, ना वसुंधरा, ना योगी आदित्यनाथ, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का चेहरा हो। और इसीलिए अमित शाह, ऐसा दावा किया जा रहा है कि अपने लिए एक विंडो खोल के रखना चाहते हैं, और विंडो संजय जोशी के तौर पर हो सकती है। इसी तमाम बड़ी खबरों पर और इस अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच की तथाकथित दूरियों पर जिनका दावा किया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे सीधे उनसे बात करेंगे, इन सवालों के जवाब उनके साथ तलाशने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, भूचाल लाने वाली खबर तो चंद्रकांत जी हो सकती है, लेकिन ये कोई अनोखी या आश्चर्यजनक खबर तो होगी नहीं। अगर आप पिछले 500 साल का इतिहास खंगालें तो सत्ता की कुर्सी के लिए तमाम साम दाम दंड भेद और समान चीजें होती रही है। औरंगजेब को याद करिए, अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया था। तमाम ऐसे चीजें मिलते हैं कि सत्ता के लिए कत्ल हुए हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। और अगर आप सबको छोड़ते हुए अभी भाजपा के ऊपर ही आ जाए, तो भाजपा में बल्लाद बदौक का क्या सीन हुआ था। उसके बाद जो है वाजपेयी जी का क्या हुआ, अडवाणी जी का क्या हुआ। अडवाणी जी के सबसे प्रिय मोदी जी आए, उन्होंने अडवाणी जी का क्या किया। तो ये सत्ता है, इसमें कुछ भी हो सकता है और कोई अनोखी बात मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर कांग्रेस के हेमंतो शर्मा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आपके क्लोज बन जाते हैं और आपकी लड़ाई में शामिल, तो इसमें क्या अनोखा है। अगर महाराष्ट्र में तमाम बदलाव हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। जो शिवसेना के सबसे करीबी विधायक और मंत्री होते थे, वो उनको धोखा देकर मुख्यमंत्री बन जाते। तो इसमें सत्ता की कुर्सी के लिए राजनीतिक लोगों का इस तरह का आचरण कोई अनोखी और आश्चर्यजनक बात नहीं है। इसलिए ये चीजें होनी है, समय पर होती हैं। 10 साल तक जो है मोदी जी का जलवा चला है, अब बदलाव की बेला चल रही है और तमाम परिस्थितियां उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप बारीकी से विश्लेषण करेंगे, तो तमाम जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। जी। लेकिन सर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये तो दो लोग ऐसे हैं। अमित शाह कई मौकों पर नरेंद्र मोदी के लिए संकट मोचक बनते हैं। अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की जोड़ी को हमेशा साथ साथ देखा गया। और अब अगर ऐसा कुछ होता है कि नरेंद्र मोदी के फैसलों से अमित शाह असहमति जताने लगे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बन नहीं रहे, तो क्या 4 जून के बाद ऐसा हुआ है, या फिर अमित शाह को अपने भविष्य की चिंता होने लगी? अमित शाह को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो वो मैं हूं, और इसी वजह से जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसी वजह से ऐसा होने जा रहा है। देखिए, पहले आपको यह समझना होगा कि 2001 में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने वाले अडवाणी जी थे और उनके हमेशा उनके संकट मोचक बन के उनके साथ खड़े रहे। और बहुत बारीकी से मुझे वाकया याद है, 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन गोवा में हुआ था,
वहां पे तमाम वाजपेयी जी और उनके समर्थकों ने कहा था कि मोदी जी को हटना ही पड़ेगा, गुजरात जल रहा है गोधरा कांड की वजह से, तो इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो वहां अडवाणी जी ने यह कह दिया था कि अगर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा तो इनसे पहले मैं अपना इस्तीफा दूंगा। तो आप समझिए कि कितना आगे बढ़ के उन्होंने इनके लिए कुर्बानी दी थी, और कितने और ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। उसके बावजूद क्या हुआ 2013 में 14 में कि सबसे पहले मोदी जी की वजह से ही, मोदी जी ने ही अडवाणी जी को दरकिनार किया। तो ये सत्ता है, ये सत्ता की कुर्सी है, इसके लिए कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मोदी शाह के रिश्ते में तल्खी है या मोदी शाह की आपस में लड़ाई है या मोदी शाह की, कुछ नहीं है। अमित शाह अपना भविष्य देख रहे हैं राजनीति में, उनकी भी मनोकामना है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मेरे अंदर क्या कमी है। मोदी जी ने अपनी पारी खेल ली है, अब अगली पारी मैं खेलना चाहता हूं। और वो पारी खेलने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए कि मुझे एनडीए के सहयोगी दलों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहिए, मुझे जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नए नेता हैं उनसे अच्छे संपर्क होना चाहिए। संजय जोशी से अमित शाह की डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है, दुश्मनी मोदी जी की और संजय जोशी की है। अमित शाह और संजय जोशी की तो कोई लड़ाई है नहीं, वो तो इसलिए लड़ाई है कि वो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके खेमे में हैं बहुत पुराने समय से। क्या जब शुरुआत हुई थी 95 में, गुजरात में काम कर रहे थे मोदी जी और संजय जोशी जी, तब अमित शाह जी क्या कर रहे थे? तो ये तो ऐसी चीज है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो उस खेमे में खड़े हुए हैं, इसलिए उनको उस नजरिए से देखा जा रहा है। और कल को वो बदलेंगे नहीं तो इसमें क्या दिक्कत है? वो पलटी मार के कांग्रेस में थोड़ी जा रहे हैं, वो तो संगठन के ही दूसरे सहयोगी, जो नए सहयोगी आ रहे हैं उनके साथ तालमेल करने की बात कर रहे हैं। अब कल को अगर राज्यों में मुख्यमंत्रियों का कुछ बदलाव होता है तो उसमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही हटेगा और भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही बनेगा, उसमें कोई कांग्रेस का या किसी तीसरी पार्टी का थोड़ी संघ बना देगा। तो ये सारे पत्ते जो फेंटे जा रहे हैं, ये संघ में भारतीय जनता पार्टी में बदलाव चल रहा है। जो संघ ये चाहता है कि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो ये सरकार को 2029 तक चलाना मुश्किल होगा। अब मोदी जी के चेहरे में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो इसको खींच के 2029 तक ले जाए, तो उसके लिए एक नए चेहरे की तलाश है, और उस नए चेहरे में अमित शाह भी शामिल हो गए। इसके अलावा संघ को मजबूर कर रहे हैं अमित शाह जी कि मेरे नाम पे विचार करने में क्या दिक्कत है। अगर संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है तो मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं, और आपका जो एजेंडा है, आपका जो काम है, वो मैं भी पूरा कर सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? तो इस पर विचार किया जाए, इस पर विचार हो रहा है। और अगर हम पिछले 20 दिनों की गतिविधि अमित शाह की देखें तो हमें यह देखना होगा कि वो किस किस से मिल रहे हैं, कहां कहां गए हैं, कौन से राज्यों में उनका दौरा हो रहा है। कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को छोड़ के वो बीच में दूसरे राज्यों में किस लिए गए हैं। अगर हम ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हमारी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। जी। अच्छा सर, आपने एक अहम बात और कही। आपने कहा कि कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, कई राज्य ऐसे होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों में बदलाव करने जा रही है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि वो कौन से राज्य हो सकते हैं जहां मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। और दूसरा ये, आप बार बार संजय जोशी के नाम का जिक्र कर रहे हैं, संजय जोशी का नाम बार बार आ रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष जो होगा वो नाम संजय जोशी हो सकता है? ये फैसला संघ ने कर लिया है या फिर रेस में अभी भी कोई दूसरा चेहरा है? और ये जानना सर इसलिए भी अहम है क्योंकि 4 दिनों की बैठक राजस्थान में मोहन भागवत करने जा रहे हैं, 12 में, वही 12 जहां से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सांसद हैं। देखिए चंद्रकांत जी, आपको यह समझना होगा कि संजय जोशी के नाम पे इतना फोकस क्यों है। संजय जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संघ के कद्दावर कार्यकर्ता नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तमाम बारीकियों से अवगत हैं। 18 साल के वनवास में रहने के बावजूद आज भी उनकी भारतीय जनता पार्टी और संघ में पकड़ है। दिन का एवरेज है उनका 400 से 500 लोगों से मुलाकात करना और 1000 लोगों से फोन पे संवाद करना। उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है, वो घर के बाहर पार्क में कुर्सियां लगी रहती हैं, एक एक आदमी से मिलते हैं,
उसकी समस्या जहां तक हल कर पाते हैं हल करते हैं। और चाहे मोदी के मंत्रालय में ही मंत्री हो, वो उसको भी फोन करते हैं और उस कार्यकर्ता का, उस व्यक्ति का कार्य का निदान करवाते हैं। वो है संजय जोशी। संजय जोशी का कोई अपना परिवार नहीं है। संजय जोशी जीते हैं सिर्फ संघ के लिए, भाजपा के लिए। आप ये देखिए कि राजनीतिक दलों में अगर एक विधायक होता है, मंत्री रह लेता है और अगली बार उसको टिकट नहीं मिलता है, वो तमाम त्याग पत्र देकर दूसरे सियासी दल में चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके संगठन के प्रति उसकी भावनाएं क्या है। संजय जोशी को दरकिनार किए जाने के बावजूद, इतना पहरा लगाने के बावजूद, उनको तमाम तरीकों से परेशान करने के बावजूद वो संगठन में बने हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इसलिए संघ की पसंद है कि वो साध सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और संघ का जो अपना एजेंडा है, संघ के जो अपने काम है, उनको सफलता पूर्वक संजय जोशी कर सकते हैं। इसलिए संघ जो है जोर लगा रहा है संजय जोशी के नाम पे। इसके अलावा जो बाकी नाम चल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि एक आम सहमति बनाने के लिए, अगर कोई आम सहमति बनती है, लेकिन वो भी सफल होंगे। जितने भी नाम है संजय जोशी को छोड़ के, लगभग जो 10 नामों के नाम गाए बगाए आते हैं, क्या आपको एक व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है कि उसकी पकड़ संघ में और भारतीय जनता पार्टी में इतनी मजबूत हो? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात आपको यह देखनी होगी कि अमित शाह भी इस चीज को समझ चुके हैं कि अब ये बदलाव की बेला है, और ये संघ भी समझ चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समझ चुके हैं। जो 70%, 80% लोग टच में संघ के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, अगर आप देखेंगे, आज जो नवरत्न है मोदी जी के, उन नवरत्नों को अगर आप देखेंगे, क्या उनका धरातल पे कुछ सियासी अस्तित्व है? क्या उनका संघ में कोई अस्तित्व है? क्या भारतीय जनता पार्टी में उनकी बहुत ज्यादा पहचान, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव है कोई भारतीय जनता पार्टी में? तो कुछ नहीं। तो आपने ऐसे खोखले लोगों के ऊपर एक महल बनाया हुआ है जो गिरते देर नहीं लगेगी, और ये अब चर्चाएं अंदर आ गई। मैंने एक त्रिशूल का जिक्र किया है यहाँ पे। त्रिशूल, वो त्रिशूल को लोग समझना चाहते हैं कि कौन सा त्रिशूल है, जब तक उसकी व्याख्या ना हो लोग नहीं समझेंगे। तो मैं त्रिशूल के विषय में बताना चाहता हूं कि त्रिशूल, जो त्रिशूल मोदी जी के हाथ में है, उसको संघ वापस क्यों लेना चाहता है, छीनना क्यों चाहता है? क्योंकि वो एक ऐसा त्रिशूल है। त्रिशूल का पहला शूल है देश की सरकार। देश की सरकार आपके हाथ में है, पूर्ण नियंत्रण आपने उस पर बना रखा है, चाहे वो तमाम मंत्रालय हो। किसी मंत्रालय को इतनी आजादी नहीं है कि वो चाह के अपना काम कर ले, वो पीएमओ से चल रहा है। तमाम एजेंसियां भारत सरकार की वो आपके कब्जे में है। त्रिशूल नंबर 1 हो गया शूल। शूल जो दूसरा है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पे आज नड्डा के सहारे आपने पूर्ण कंट्रोल किया हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, संघ का मानना है। तीसरा जो शूल बचता है वो है तमाम प्रदेशों में जो आपके मुख्यमंत्री डमी बैठे हुए हैं, उन पे भी आप ही का कंट्रोल चल रहा है। तो अब संघ को गवारा नहीं है कि ये त्रिशूल आपके हाथ में रहे। तो ये त्रिशूल संघ अपने हाथ में लेना चाहता है और तमाम चीजों में वो दखल अंदाजी चाहता है। उसी के तहत ये होगा कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों वाले प्रदेश हैं, उनमें कई जगहों पे तत्काल मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और धीरे धीरे वहां पे तमाम बदलाव आपको दिखेंगे। अगर आप कहीं भी नजर मारें, एकाएक आप नहीं बता सकते कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है। आप देखिए भाई, महाराष्ट्र में कौन, इसमें महाराष्ट्र में कौन है आपकी पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में कौन है, राजस्थान में कौन है, हरियाणा में कौन है। आपने उत्तराखंड में किसको मुख्यमंत्री बना रखा जो अपना विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं जीत पाया? क्यों? ऐसी मजबूरी क्यों है कि आपको धामी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है? क्या कोई उत्तराखंड में इतना काबिल नेता नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी संघ का एजेंडा चला सके और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा सके? तो इससे संघ चिंतित है और इसीलिए वो त्रिशूल वापस लेना चाहता है। जी बिल्कुल सर, आपने राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी तमाम बातें बताई, लेकिन अब क्या ये माना जाए, जिस तरह आपने इशारा किया कि अब बड़े बदलाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी में संघ की तरफ से की जा रही है, तो जो बात सर बार बार होती है 75 बरस वाली, कि नरेंद्र मोदी जब 75 बरस के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बदलाव हो जाएगा, तो क्या अब ये बिल्कुल मान लिया जाए कि संघ ने पूरी तरह से मन बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट देने का? चंद्रकांत जी, इसमें कोई 75 वर्ष वाला मामला कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
75 वर्ष पूरे होने से पहले भी हटाया जा सकता है। बात यहाँ 75 साल की नहीं है। बात यहाँ ये है कि इन परिस्थितियों में एनडीए को साथ लेके आप 29 तक का सफर पार कर सकते हैं क्या? तो यहाँ ये खबरें हैं कि मोदी के चेहरे में वो ताकत नहीं बची हुई है कि वो एनडीए को लेकर 29 तक जा सके। तमाम जो आपके साथ अभी एनडीए के मुख्य घटक दल हैं, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड कोर बार्गेनर है और वो आपको अंतिम समय तक ब्लैकमेल करेंगे और आप उनमें इतना उलझा रहेंगे कि आप ना देश का भला कर पाएंगे, ना पार्टी का भला कर पाएंगे, ना संघ का भला कर पाएंगे। और आपको याद करना चाहिए कि वाजपेयी की गवर्नमेंट में भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए में थे और सबसे पहले गठबंधन तोड़ने वाले वही थे। और जब पार्लियामेंट में पत्रकारों ने सवाल प्रमोद महाजन से पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि अब इन्होंने ऐसी ऐसी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। वाजपेयी जी ने कह दिया अब इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं होगी और इनको जो करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मोड़ पे चंद्रबाबू नायडू ने खड़ा कर दिया था लाके कि वो इनकी मांग पूरी करने की हिम्मत ही नहीं थी उनमें, या सामर्थ्य नहीं बची थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। तो इनको मोदी जी इनको ठीक कर लेंगे या मोदी जी इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे, इस पे भी संघ को डाउट है। दूसरा, नीतीश कुमार को झेलना। तो अगर नया चेहरा कोई आता है, सर्वमान्य चेहरा एनडीए के आता है प्रधानमंत्री के तौर पे, तो एनडीए के नए सहयोगी दल भी आ सकते हैं। अमित शाह अगर बनते हैं तो वो एनडीए के कितने लोगों को लाने का दावा करेंगे, कितने संघ को कैसे वो समझाएंगे कि मेरे साथ ये लोग आ जाएंगे। अमित शाह भी बताएं अगर उनको पीएम बनना है तो क्या किसको लेके आएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए आपको कुछ बिजनेसमैन को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, कुछ आपको एनडीए के सियासी दलों को भी लाना पड़ेगा। तो ये तालमेल कौन करेगा? इसमें जो दूसरे नंबर पे सबसे मुख्य चेहरा है गडकरी, तो गडकरी का चेहरा अगर आगे किया जाता प्रधानमंत्री के नाम पे, तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र के जितने सियासी दल हैं वो एक मुश्त गडकरी के साथ आ जाएंगे। उनको लगेगा पहली बार ऐसा मौका आया कि कोई मराठी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। चाहे शरद पवार जैसे लोगों चाह के भी विरोध नहीं कर पाएंगे। शिवसेना और शरद पवार को गडकरी के साथ आना ही होगा और उनका जो अपना नेटवर्क है गडकरी का, उसमें कुछ बिजनेसमैन भी आ जाएंगे। ममता बनर्जी जैसे लोग भी गडकरी के साथ आ जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश भी ठंडे हो जाएंगे। तो संघ को लगता है कि अच्छा एनडीए भी बन सकता है और ये सरकार 2029 तक चल सकती है। संघ जल्दबाजी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि संघ नहीं चाहता कि ये सरकार गिरे और इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस की सरकार बने। संघ ये कतई नहीं चाहता। संघ ये चाहता है कि सरकार भाजपा की ही रहे और मोदी जी के चेहरे में अगर दम नहीं तो नया चेहरा, दमदार चेहरा सामने लाया जाए और उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। ये संघ की योजना है। बिल्कुल सर, तमाम बड़ी खबरों पर आपने अपनी पूरा विश्लेषण हमारे सामने रखा और जो सबसे बड़ी खबर थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर और देश में भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव आरएसएस करने जा रहा है, जो हो सकते हैं, जो संभावित बदलाव है, उन पर आपने अपनी पूरा विश्लेषण सामने रखा। दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना वक्त हमें देने के लिए।